जब देखो सबको मेरी शादी की फिक्र लगी रहती है। क्या मैं अब सबके लिए बोझ बन चुकी हूँ? बोल दिया ना सबको कि नहीं करनी मुझे शादी। फिर क्यों मेरी जिंदगी का फैसला सब लोग करने पर तुले हुए हैं? वो अपने कमरे में गई और गुस्से में सब चीजें इधर उधर फेंकने लगी। कपड़े, किताबें, तकिए, सब कुछ। उसके अंदर का तूफान अब बाहर निकल रहा था। और फिर वही हुआ जो हर बार होता था। वो टूट गई थी, जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। और तभी रागिनी दौड़ते हुए उसके पास आई थी। वानी, मेरी जान, ऐसे क्यों कर रही हो खुद के साथ? वो उसके पास बैठ गई और उसके आंसू प्यार से पोंछने लगी। जिंदगी में एक हमसफर की जरूरत होती है, कोई ऐसा जो हर तकलीफ में तुम्हारा हाथ थामे। प्लीज समझो ना, क्यों नहीं करना चाहती शादी? बानी की आंखें खून की तरह लाल थीं। बानी, शादी कर लो ताकि तुम्हारे माँ बाप को भी तसल्ली मिल जाए, वो तुम्हारे फर्ज से आज़ाद हो जाएं। रागिनी बड़े प्यार से उसे समझा रही थी। क्या मैं इतनी बोझ हूँ सब पर कि सब मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? उसकी आवाज़ धीरे से कांप रही थी और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम तो सबकी जान हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वजूद नागवार है सबको? नहीं बानी, ये सब तुमसे प्यार करते हैं। बस तुम ही रुक गई हो उस एक मोड़ पर। आगे बढ़ना बंद कर दिया है तुमने। रागनी ने उसका चेहरा थामते हुए कहा। कैसे बढ़ूं आगे रागनी? वो फूट पड़ी। वो दिमाग से नहीं निकलता। हर दिन हर रात उसे भुलाने की कोशिश करती हूँ, पर जब भी उसके बिना आगे बढ़ने का सोचती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मैं बेवफाई कर रही हूँ उससे। क्यों गया वो मुझे छोड़कर, क्यों? वानी का दिल छलनी हो गया था और वो जोर जोर से रोने लगी। रागिनी की आंखें भी भीग गईं। ये ठीक नहीं है वानी, तुम्हें उसे इस तरह तकलीफ नहीं देनी चाहिए। प्रताप भाई शहीद हुए हैं, वो अपने देश के लिए कुर्बान हुए हैं। जो वो चाहते थे वही हुआ ना, और हम सब ने किसी तरह खुद को संभाल भी लिया। मेरी माँ को देखो, आज भी यकीन नहीं करती कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं। फिर भी वो चुप हैं, खामोश हैं। वो सब सह रही हैं क्योंकि वो जानती हैं प्रताप भाई अब कभी नहीं लौटेंगे। रागिनी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं क्या करूं रागिनी, मैं उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाती। किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये नहीं होगा मुझसे। प्लीज पापा से कहो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं हाथ जोड़ती हूँ। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और थरथराती आवाज में कहा। रागनी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और दोनों आंसुओं के जरिए अपने गम को बाहर निकालने लगी। प्रताप वीर, बानी का मंगेतर और रागिनी का बड़ा भाई, आर्मी में था और 6 महीने पहले ही देश पर कुर्बान हो गया था। घर में जब प्रताप की शादी की तैयारियां हो रही थीं, तब बानी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की थी। मगर पाक भारत सीमा पर अचानक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अपनी शादी के लिए छुट्टी पर आने वाला प्रताप देश की पुकार पर वहीं रुक गया और आखिरी बार बात करने के 2 दिन बाद ही वो फौजी, देश का लाल, 2 गोलियां सीने पर खाकर शहीद हो गया। एक गोली सीधा उसके दिल पर आकर लगी थी और उसके साथ ही बानी का सारा हौसला, सारे ख्वाब, सारी हंसी उसके साथ ख़त्म हो गई। जो घर शादी की शहनाइयों से गूंजने वाला था, वहाँ अब सन्नाटा पसरा हुआ था। जहाँ रोशनी होती थी वहाँ अंधेरे थे। अनीता जी के हाथों से बेटे का सेहरा छिन गया और अब उनका लाल तिरंगे में लिपटा वापस आया था। पूरे देश ने उसे सलाम किया, मगर एक माँ की आंखों से सुकून छिन गया था। बानी, जिसकी आंखें अपने मंगेतर प्रताप को देखने के लिए तरस रही थीं, अब उन्हीं आंखों से वो उसके बेजान वजूद को देख रही थी। वो फूट फूट कर रोई थी, यहाँ तक कि उसके आंसुओं की भी कोई हद बाकी न रही थी। उसकी रूह पर प्रताप की यादें इस कदर छाईं कि वो आज भी खुद को उसकी विधवा समझती थी, जबकि उनके बीच अभी सिर्फ मंगनी हुई थी। प्रताप की आखिरी वसीयत थी, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे लिए कोई भी नहीं रोएगा। सब जश्न मनाएं कि मैं वतन के लिए शहीद हुआ हूँ। सब लोगों ने कोशिश की थी उस वसीयत को निभाने की, लेकिन लेकिन बानी कभी भी इस दर्द से निकल नहीं पाई। 6 महीने बीत गए, वक्त चलता रहा। सबने खुद को किसी न किसी तरह संभाल लिया था, पर बानी, वो आज भी उसी मोड़ पर खड़ी थी जहाँ प्रताप उसे छोड़ गया था। जब भी उसके रिश्ते की बात होती तो वो घबरा जाती, कांपने लगती और अपने दर्द में उलझकर उल्टी सीधी बातें करने लगती, जैसे आज। अब उसे सिर्फ सहारे की नहीं, समझदारी और सच्चे जज्बातों की ज़रूरत थी, वरना वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म कर रही थी। रागिनी उसे समझती थी, पर बानी अब किसी की सुनती ही नहीं थी। मगर इस बार बात किसी गैर की नहीं,
बल्कि प्रताप के छोटे भाई रघुबीर की थी। वही रघुबीर जो प्रताप से सिर्फ 1 साल छोटा था और इंडियन नेवी में तैनात था। जब पाक भारत जंग छिड़ी, उसकी भी छुट्टी रद्द कर दी गई थी। उसका भी अपने घर से संपर्क टूट गया था, मगर वहाँ खतरा ज़्यादा नहीं था, इसीलिए किसी को चिंता नहीं हुई। उसे अपने बड़े भाई के शहीद होने की खबर तक न मिल सकी। जब वो 2 महीनों बाद वापस लौटा और माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोया, तो वो आंसू जो माँ प्रताप को अंतिम विदाई देते हुए रोक गई थी, अब छोटे बेटे की छाती से लगकर वो बह निकले। घर लौटने पर जब उसने भाई की तस्वीर को देखा तो वो तस्वीर से लिपटकर रो पड़ा। माँ उसे पल भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी, जैसे अब एक सांस भी उसके बिना ना आ सकेगी। रघुबीर खुद भी बहुत परेशान था, दिल में भाई की कमी और आंखों में माँ का दुख। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों की छुट्टी मिली थी। भाई की मौत का मातम तक ढंग से न मना पाया और फिर सबको आंखें नम करके खुद को संभाल कर वापस लौट गया। 4 महीने के बाद जब वो दोबारा छुट्टी लेकर आया तो जैसे सबकी सांसों को थोड़ी सी राहत मिल गई थी। लेकिन तभी रागिनी की शादी का मामला फिर से उठकर खड़ा हुआ। सूरजवीर और संतोष जी दोनों दोस्तों ने अपने अपने बच्चों की पसंद देखते हुए शादियां आपस में करने का फैसला किया था और इसीलिए बानी का रिश्ता सूरजवीर के बड़े बेटे प्रतापवीर से हुआ था और सूरजवीर की बेटी रागिनी का रिश्ता संतोष जी के बेटे सुभाष से हुआ था। प्रताप के मरने के बाद अब ये मामला टल गया था, लेकिन अब फिर शादी का मामला उठा, लेकिन इस बार भी रुक गया सिर्फ और सिर्फ बानी की वजह से, क्योंकि सुभाष ने रागिनी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक मेरी बहन बानी का घर नहीं बस जाता मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। रागिनी के घर वाले एक दो राह पर खड़े थे, एक तरफ उनकी बेटी की जिंदगी तो दूसरी तरफ बानी की जिद, जो आज भी शादी को तैयार नहीं थी और प्रताप वीर की यादों में ही जिंदा थी। और उसी वक्त रघुबीर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। मैं करूंगा बानी से शादी। सारे लोग उसे देख रहे थे जैसे किसी ने आसमान गिरा दिया हो। अनीता जी तो खुशी से रो पड़ी, मानो उनकी बंद सांसें फिर से चल पड़ी हों। उन्हें अपनी बेटी रागिनी की बहुत फिक्र थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि बानी उनके घर की बहू बने। ये उनकी बरसों पुरानी ख्वाहिश थी। प्रताप के न रहते हुए ये ख्वाहिश अधूरी रह गई थी, लेकिन अब रघुवीर के इस फैसले ने उन्हें फिर से उम्मीद दे दी थी। रघुवीर के इस प्रस्ताव के साथ ही अनीता जी दोबारा बानी के दरवाजे पर रिश्ते की झोली लेकर पहुंच गईं। फर्क सिर्फ इतना था, पहले वो अपने बड़े बेटे के लिए आई थीं और अब छोटे के लिए। संतोष जी और माया जी बहुत खुश थे। आखिरकार ये सूरजवीर का बेटा था, उनके सबसे प्यारे दोस्त का। जब प्रताप से बानी का रिश्ता टूट गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ था, पर अब उनकी बेटी फिर से उसी घर में जा रही थी और ये उनके लिए किसी सौगात से कम नहीं था। लेकिन जब ये बात बानी के सामने रखी गई तो वो एकदम सन रह गई, आंखों में सवाल, होठों पर कांपती चीख। आप सब होश में तो हैं? ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं आप लोग? वो बुरी तरह चीख उठी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रताप से प्यार करती हूँ, मैं उसकी विधवा हूँ और आप उसी के छोटे भाई से मेरा रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उसकी चीख में एक दर्द था, हिचकियों में बगावत। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और क्या बीतेगी प्रताप पर जब ऊपर से मुझे अपने छोटे भाई के साथ देखेगा? नहीं, हरगिज़ नहीं। मगर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। रिश्ते, सामाजिक दबाव, भाई की शादी का बोझ, सब ने मिलकर उसकी आवाज़ को दबा दिया। और फिर एक दिन बहुत सादगी से, बहुत चुप्पी से वानी और रघुबीर की मंगनी के बजाय डायरेक्ट शादी की गई थी, क्योंकि किसी को भी वानी पर भरोसा नहीं था। लेकिन वानी की जिद को देखते हुए यही फैसला लिया गया था कि वानी की विदाई रागिनी की शादी के बाद की जाएगी, तब तक वो थोड़ा सा संभल भी जाएगी। उस दिन वानी बहुत रोई थी। दुनिया प्रताप को भूल चुकी थी, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए थे और वानी वो अब भी वहीं थी, वहीं रुक गई थी जहाँ प्रताप उसे छोड़कर गया था। ऐसा वानी का मानना था। अब उसे सबसे बड़ी नफरत रागिनी से हो गई थी। उसे लगता था कि रागिनी उसकी मोहब्बत की कातिल है, उसी की वजह से उसे प्रताप के भाई से शादी करनी पड़ रही है। अगर उसकी शादी की बात न होती तो वो पूरी ज़िंदगी प्रताप की यादों के सहारे गुजार देती। उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी, उसकी हर आह अब रागिनी के लिए थी। तुमने सबने मुझे मेरी मोहब्बत से छीन लिया, तुम सबने मुझे मेरी यादों से अलग कर दिया। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। उसकी आंखें नम थीं,
दिल पत्थर हो चुका था। रघुबीर और वानी की शादी के बाद रघुबीर की छुट्टियां गिनती की रह गई थीं। उन्हीं दिनों सुभाष और रागिनी की शादी की तारीख भी तय हो गई। घर में एक बार फिर रौनक लौट आई थी। रागिनी बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सब कुछ ठीक हो रहा था। शादी, तैयारियां, रिश्तेदारों की हलचल, सब अपनी जगह था। लेकिन एक कमी, एक खालीपन अब भी जस का तस था। उसके भाई प्रताप की कमी। रागिनी जितनी खुश दिखाई दे रही थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। दुल्हन बनी जब वो सजे हुए आईने के सामने बैठी तो उसके हाथों की मेहंदी में सुभाष का नाम नहीं, उसे अपने भाई की वो बातें याद आ रही थीं जो उन्होंने मिलकर की थीं। वो उसके फोटो के सामने जाकर खड़ी हुई, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए। देखो भैया, तुम्हारी बहन अब दुल्हन बनने जा रही है, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा है। तुम होते तो मेरे हाथों से चूड़ियाँ पहनाते, तुम होते तो मेरे सर पर घूंघट डालते। तुमने ही तो कहा था ना, तेरी शादी में सबसे पहले मैं नाचूंगा। लेकिन देखो ना भैया, अब तो तुम्हारी तस्वीर ही मेरे साथ खड़ी है, तुम नहीं हो। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कैसे वो और प्रताप बैठकर अपनी अपनी शादियों की प्लानिंग किया करते थे। कौन क्या पहनेगा, कौन से गाने पर डांस होगा, कितने मेहमान बुलाए जाएंगे। लेकिन अब उन सपनों की जगह सिर्फ यादें रह गई थीं। रागिनी, अचानक अपने पीछे रघुबीर की आवाज़ सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे प्रताप भैया ने पुकारा हो। वो पीछे पलटी और रघुबीर को सामने देकर बिना कुछ सोचे उसके सीने से लिपट गई और उसकी रुलाई फूट पड़ी। रघुबीर ने उसे थामते हुए कहा, जानता हूँ रागिनी, प्रताप भैया की जगह कभी भी नहीं ले सकता, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए एक अच्छा भाई बन सकूं, ये वादा करता हूँ। रघुबीर हमेशा ही रागिनी से थोड़ा दूरी बनाकर रखता था, क्योंकि वो अक्सर ड्यूटी पर रहता था। प्रताप की ड्यूटी भी आसान नहीं थी, पर वो अपनी बहन से दूर रहकर भी उससे हमेशा जुड़ा रहता था। रागिनी भी उसकी आदतों की आदी हो गई थी, और आदतें बहुत खतरनाक होती हैं, जानलेवा होती हैं। आज भैया की बहुत याद आ रही है। रागिनी की आवाज़ आंसुओं से डूबी हुई थी। मुझे भी, लेकिन रोना बंद करो पगली, वरना तुम्हारा सारा मेकअप बह जाएगा और इतनी डरावनी हो जाओगी कि एकदम भूतनी जैसी लगोगी। रघु ने हंसते हुए कहा तो रागिनी मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों से आंसू फिर से बह निकले। और फिर कुछ देर बाद सुभाष और रागिनी का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो गया। लेकिन विदाई के वक्त जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। वानी अचानक बीच में आकर खड़ी हुई थी। ये विदाई अभी नहीं हो सकती। सबने चौंक कर उसकी ओर देखा था। क्यों वानी, शादी हो गई है, अब विदाई क्यों नहीं हो सकती? माया जी ने दबी जबान में गुस्से से पूछा। बस मैंने कह दिया, नहीं हो सकती। ये विदाई पूरे 1 हफ्ते बाद होगी। वानी की आंखों से गुस्से की चिंगारियां सी निकल रही थीं, पर उसने खुद को संभाला हुआ था। वानी ने अपनी आवाज़ में ठहराव लाकर कहा, क्योंकि आज प्रताप को गए पूरे 6 महीने हुए हैं। मैं इस दिन को किसी और की खुशी में याद में बदलने नहीं दूंगी। आज का दिन सिर्फ मेरे प्रताप की याद में रहेगा। उसकी जिद को सब जानते थे, बेमतलब अड़ियल, मगर उसका दर्द भी गहरा था। सब लोग उसकी जिद के आगे हार मान गए। सुभाष ने भी अपनी बहन की भावनाओं का मान रखते हुए विदाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी। रागिनी का दिल टूट गया था। वो तो आज अभी इसी पल सुभाष के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करना चाहती थी। उसने सपनों की एक दुनिया बुन रखी थी, लेकिन सब बिखर गया। बारात दुल्हन को लिए बिना ही लौट गई थी। वो अपनी जगह से लड़खड़ाई तो रघुबीर ने उसे तुरंत संभाल लिया। माया जी बिल्कुल जड़ बन चुकी थी। वो चाहती थी कि उनकी बहू आज ही इस घर की रौनक बने, लेकिन अपनी बेटी और बेटे की जिद के सामने वो मजबूर थी। रागिनी ने जैसे खुद को खो दिया था। उसके अंदर डर समा गया था, जैसे अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। रघुबीर उसे शादी हॉल से घर वापस ले आया था, लेकिन उधर लोगों की बातें शुरू हो चुकी थीं। कोई कहता ये शादी कभी पूरी नहीं होगी, कोई कहता तलाक तक बात पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि बानी के लिए लोगों ने कह दिया कि जरूर इस लड़की को कोई मानसिक बीमारी हो गई है, तभी ऐसे बेहुदा ड्रामे कर रही है। घर आकर बानी सुभाष से ऐसे चिपक कर बैठी थी जैसे अगर छोड़ा तो सब बिखर जाएगा। उसी रात उसे तेज बुखार हो गया। मेडिसिन देकर सुभाष जैसे तैसे उसे सुला सका था। रात के 1 बजे वो बानी के कमरे से निकला तो बाहर उसके पापा संतोष जी खड़े थे। संतोष जी ने भारी स्वर में कहा, सुभाष, आज जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ बेटा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बानी इतनी दूर तक चली जाएगी
और तुमने भी गलत किया जो रागिनी को यूं दुल्हन बना छोड़ आए। लोगों ने क्या क्या नहीं कहा होगा। सुभाष ने शांत स्वर में जवाब दिया, पापा, मेरे लिए मेरी बहन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और जो कुछ उसने खोया है उसके बाद इस तरह का रिएक्शन देना नॉर्मल है। हमें उसे समझना होगा। सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है, विदाई होगी और वह विदा होकर यहीं आएगी। आप फिक्र मत करें। अब आप जाएं और आराम करें, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उन्हें कमरे में भेजने के बाद वो खुद अपने रूम में चला आया, जहाँ ताज़ा फूलों से सजी सेज उसका इंतजार कर रही थी। कमरा खुशबुओं से भरा हुआ था, लेकिन सब कुछ बेईमानी सा लग रहा था। उसके दिल में रागिनी की कमी चीख रही थी। अगर बानी ने ये सब कुछ ना किया होता तो आज रागिनी उसकी बाहों में होती, उसकी दुल्हन, उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। पर अब थके थके कदमों से वो बेड पर जा बैठा और बेड पर फैले फूलों को उसने अपनी मुट्ठी में दबोच लिया। शिद्दत से उसे रागिनी की तलब होने लगी थी। वो उसकी दुल्हन थी, उसकी नई नवेली दुल्हन। और आज तो उनकी शादी की पहली रात थी। आज की रात के लिए उसने कितने सपने सजाए थे, लेकिन सारे सपने टूट चुके थे। दिल एक अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। आंखें बंद करके वो अपने अंदर के मुंहजोर जज्बातों को कंट्रोल करते हुए बुरी तरह परेशान हुआ था। और जब किसी पल चैन न आया तो शेरवानी उतार कर साइड पर रख दी, घड़ी उतारी और जूते वगैरह उतार कर वो सीधा बाथरूम में चला गया। उसकी मजबूत बॉडी पर पहनी ब्लैक कलर की सैंडो उसके मजबूत मसल्स को और भी उभार रही थी। वो सीधा शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया था। ठंडा पानी जब उसकी गर्म सांसों से टकराया तो जैसे अंदर उठता तूफान कुछ पल के लिए ठहर गया। आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथ बाथरूम की दीवारों पर टिकाए हुए थे। ठंडी बौछारें उसकी पीठ से लिपट रही थीं, लेकिन उसका दिल अब भी सुलग रहा था। शावर के नीचे खड़ा वो न जाने कितनी देर तक ठंडे पानी से अपने अंदर की बेचैनी को छुपाने की कोशिश करता रहा। पर रागिनी की सजी धजी सूरत, उसकी मुस्कुराती हुई आंखें, उसकी इंतजार करती निगाहें हर पल उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। अपने लब भींचता वो बार बार रागिनी के उस नाजुक वजूद को अपने दिल में महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जिसे आज वो एक बार भी जी भरकर देख नहीं सका था, जिसे उसने अपने ही हाथों अपने दिल से दूर कर दिया था। काफ़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकला, गीले कपड़े उतारे, एक ढीला ढाला नाइट सूट पहना और बाल तौलिए से रगड़कर सुखाए, और फिर वो बेड पर आ बैठा। आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो। रागिनी ने तो खुद को उसके लिए सिर से पांव तक सजाया था। उसका हर लम्हा, उसकी हर मुस्कान, उसकी हर सांस सिर्फ सुभाष के नाम थी। और सुभाष, अपनी बहन के आंसुओं के आगे वो उसकी एक झलक भी अच्छे से देख नहीं पाया था, और बारात को बिना दुल्हन लिए वापस ले आया। अब सुभाष को एहसास हो रहा था कि वो रागिनी के साथ कितना बड़ा अन्याय कराया है। उसने भी तो अपनी नई जिंदगी के लिए न जाने कितने सपने संजोए होंगे, जिन्हें सुभाष ने एक ही पल में बिखेर दिया था। वो बिस्तर पर लेटा तो जैसे बिस्तर की मुलायमियत भी उसे कांटों की सी चुभने लगी थी। फूलों से सजी चादर अब उसे अंगारों जैसी लग रही थी। वो चुपचाप बेड से उतरकर सोफे पर आ गया था और वहीं तकिया रखकर लेट गया। कुछ ही पल बाद वो खुद को रोक नहीं पाया। अपना मोबाइल उठाया और रागिनी का नंबर डायल कर दिया। हर घंटी के साथ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रिंग लगातार बजती रही, लेकिन कॉल नहीं उठाई गई। शायद वो नाराज है, मगर नहीं, रागिनी मुझसे नाराज नहीं हो सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझे समझती है और बानी को भी। उसे अच्छे से अंदाज़ा होगा इस वक्त बानी किस हालत में है। वो ज़रूर हमारे हालात को समझेगी, ज़रूर समझेगी। वो खुद को ही सांत्वना दे रहा था, मगर दिल में डर अब भी बाकी था। कहीं वो सच में दूर तो नहीं हो गई। सोने की कोशिश की, लेकिन ख्यालों में सिर्फ रागिनी बसी हुई थी। बहुत मुश्किल से उसकी आंख लगी थी। अभी कुछ ही देर हुई थी उसे सोए हुए कि मोबाइल की तेज रिंगटोन ने उसे झकझोर कर जगा दिया। रघुवीर की कॉल थी। उसने घबराकर कॉल उठाई और जो सुना, उसे सुनते ही जैसे वो पत्थर का हो गया था, जैसे कमरे की छत उसके सर पर आ गिरी। दिल की धड़कनें मानो थम सी गई हों। मैं अभी आ रहा हूँ, इतना कहकर उसने तुरंत कॉल बंद की और बिना किसी को कुछ बताए गाड़ी की चाबी उठाई और घर से तेजी से निकल पड़ा। इस वक्त वो अस्पताल के कॉरिडोर में एक बेंच पर बैठे हुए थे। अनीता जी और रघुवीर एक दूसरे को मुश्किल से संभाले हुए थे। रात को रागिनी अपने कमरे में जाकर बंद हो गई थी। सबने बहुत दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसने बस इतना कहा था, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, और सबने उसकी बात मान ली थी।
पर चंद पल बाद ही कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी थीं। रागिनी जोर जोर से चीख रही थी, चीज़ें तोड़ फोड़ कर रही थी। उसे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। सब लोग फौरन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट कर लिया था। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जब बहुत देर बाद भी सुधार नहीं हुआ तो अनीता जी के कहने पर रघुबीर ने सुभाष को कॉल किया था और वो पागलों की तरह गाड़ी चलाते हुए अस्पताल पहुंचा। कहाँ है रागिनी? उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। रघुबीर ने एक बोझल नज़र उस पर डाली और मुंह फेर लिया, जबकि अनीता जी ने आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सुभाष, मेरी बच्ची, मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ, अब दोबारा दूसरा बच्चा नहीं खो सकती। अनीता जी फूट फूट कर सुभाष से लिपट गईं। कुछ नहीं होगा आंटी जी, हिम्मत रखिए, भगवान है ना, वो सब भला करेगा। सुभाष के दिल में भले ही तूफान उठ रहे थे, पर बाहर से हिम्मत दिखा रहा था। कुछ वक्त बाद डॉक्टर बाहर आए। तीनों उनकी ओर लपके थे। डॉक्टर, रागिनी कैसी है? रघुबीर की आवाज़ में बेचैनी थी। देखिए, रागिनी जी को होश आ गया है, लेकिन उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और ये कोई मामूली बात नहीं है। मानसिक तनाव और जज्बाती सदमे ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? अनीता जी की आंखों में बेपनाह चिंता थी। अभी नहीं, अभी उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अब उन्हें किसी भी तरह का मानसिक दबाव न दिया जाए, कोई कड़वी बात न की जाए और कोई पुरानी तकलीफ़ न याद दिलाई जाए। उनका इलाज अब सिर्फ दवाइयों से नहीं, प्यार और सुकून से होगा। डॉक्टर ने समझाया और चले गए। सुभाष जैसे ही कदम आगे बढ़ाने लगा, रघुवीर ने उसे रोक दिया। आप वापस चले जाइए मिस्टर सुभाष, आपका चेहरा देखकर वो फिर से टूट जाएगी। मैं उसे दोबारा ऐसी हालत में नहीं देख सकता। रघुवीर की बात सुनकर सुभाष का चेहरा तन गया। रघुवीर, वो मेरी पत्नी है और तुम मुझे उससे मिलने से रोक नहीं सकते। सुभाष ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। रोक सकता हूँ मिस्टर सुभाष, कुछ देर पहले आपने उसे दुल्हन बना छोड़ा था, बिना उसकी भावनाओं की परवाह किए। अब तभी हक जताइएगा जब पति होने का फर्ज निभा सकें। रघुवीर के लहजे में दर्द और गुस्सा दोनों थे। वो बिना कुछ बोले उल्टे कदमों से वापस मुड़ गया और रघुवीर उसे जाते हुए देखता रहा। दिल में कसक उठी थी। काश सुभाष रागिनी के लिए एक बार तो डट कर खड़ा होता। काश एक बार वो उसके लिए सबके सामने डट जाता। रागिनी की तबीयत में कुछ सुधार आया तो रघुवीर उसे घर ले आया, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसकी चुप्पी रघुवीर के दिल में तीर की तरह चुभती थी और इस सब की जड़ थी वानी। उसका दिल कर रहा था कि तुरंत उसे विदा करवाकर घर ले आए ताकि उसे अच्छा सबक सिखा सके, लेकिन अभी ऐसा करना मुश्किल था। उसकी छुट्टी भी बस अब 2 दिन की रह गई थी और अनीता जी चाहती थीं कि उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो जाए। रघुवीर ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो जाते ही पूरी कोशिश करेगा। रागिनी, इधर आओ। उसने सोफे पर बैठी रागिनी को आवाज़ दी थी, जो फ़ोन की स्क्रीन घूरती हुई चुपचाप बैठी थी। जी भैया। वो तुरंत उठकर उसके पास आई थी। रागिनी, मेरी सुभाष से बात हुई है। वो चाहता है कि कल सादगी से विदाई हो जाए, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं विदाई नहीं करूँगा। वो रागिनी के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार से बहलाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके दिल पर जो बोझ है, जो गम की चादर है, वो थोड़ी सी हल्की हो सके। उसे मालूम था कि सुभाष उसकी केयर करता है, उसकी परवाह करता है, उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। बस सुभाष की तरफ से एक छोटा सा झूठ बोल दिया था रघुवीर ने कि वो विदाई करना चाहता है, लेकिन जो बात रागिनी ने कही, रघुवीर का हाथ वहीं थम गया। भैया, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना। अचानक से कही गई बात पर अनीता जी चौंक उठी थी। ये सब क्या कह रही हो तुम? रघुवीर की जबान से मुश्किल से ये शब्द निकले। यही कहने के लिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी भैया। अगर आप मुझसे ज़रा सा भी प्यार करते हैं तो मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दिला दीजिए। वो रोते रोते रघुवीर के आगे हाथ जोड़ गई थी, जबकि रघुवीर अभी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र दरवाजे के बीचों बीच खड़े सुभाष पर टिक गई, जो बिल्कुल पत्थर बना रागिनी के जुड़े हाथों को देख रहा था। उसका दिल जैसे सख्त पत्थर हो गया था। वो कैसे तलाक की बात कर सकती थी? इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया उसने पलट कर देखा तो रागिनी भी बिल्कुल जड़ बन गई। सुभाष अब भी उसके जुड़े हाथों को देख रहा था।
वो सोच नहीं पा रहा था कि रागिनी इतनी तंग हो गई थी कि इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए वो अपने भाई के आगे हाथ जोड़ रही थी। अगले ही पल वो अपने कमरे की ओर भाग गई थी। अरे सुभाष, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। रघुबीर ने उसे देखा तो तुरंत आवाज़ लगाई थी। रघुबीर की पुकार पर अनीता जी ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा और सुभाष को वहाँ खड़ा देखकर एकदम से दंग रह गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो सब कुछ सुन चुका है। अभी भी रागिनी की कही बात से उभर भी नहीं पाई थी कि एक और झटका लगा। अचानक से उन्हें एक चक्कर आया और वो सोफे पर लुढ़क गई। मम्मी, मम्मी क्या हुआ आपको, संभालिए खुद को। रघु ने उन्हें कंधों से थाम कर उठाया और उनके होठों से पानी का गिलास लगा दिया। सुभाष अब भी दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे के भाव देख अनीता जी सिहर उठी थी। सुभाष बेटा, अंदर आ जाओ ना। अरे इस लड़की की बातों पर क्यों जाते हो? ये लड़की तो पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या इतनी आसानी से रिश्ते टूट जाते हैं? ये चाहती है कि मैं जीते जी मर जाऊं। अनीता जी फूट फूट कर रोने लगी। मामा प्लीज़ संभालिए खुद को, मैं समझा दूंगा उसे। रघुबीर ने माँ को सीने से लगा लिया। उसी वक्त तो सुभाष धीरे धीरे उनके कदमों में आ बैठा। मुझे अपना बेटा मानती है ना? उसका लहजा बहुत शांत था। अनीता जी का दिल धड़क उठा। उन्होंने रोते हुए सिर हाँ में हिला दिया। फिर मुझे अभी इसी वक्त रागिनी की विदाई दे दें। सुभाष की बात पर अनीता जी के दिल से एक बोझ था जो धीरे से उतर गया था। सुभाष ने रागिनी की बात को अपनी जिद का मुद्दा नहीं बनाया था। वो आज भी समझदारी से उनकी बेटी को मान और इज्जत के साथ विदा करके ले जाने को तैयार था। मेरी तरफ से इजाज़त है सुभाष। उनके ये शब्द सुनकर रघुबीर ने हैरत से माँ की ओर देखा, जबकि दरवाजे के पीछे खड़ी रागिनी भी हैरानी से अपनी माँ को देख रही थी, जिन्होंने एक पल में फैसला सुना दिया था। मम्मा, ये जल्दबाजी है, रागिनी को संभलने का और समझने का मौका दें। रघुबीर ने बहन की तरफदारी करनी चाहिए। रघु, बहुत देर हो चुकी है, मैं और देर करना नहीं चाहती, और उसे जो कुछ भी समझना है उसे सुभाष उसे समझा देगा, अनीता जी ने सख्त लहजे में कहा। और रघुबीर एकदम खामोश हो गया। मुझे नहीं करनी विदाई माँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये रिश्ता ख़त्म कर दें। आप उल्टा आज ही विदा कर रही हैं। माँ की बात सुनते ही रागिनी दरवाजे के पीछे से निकल आई थी और रोते हुए अपना फैसला अपनी माँ को सुना दिया। रागिनी, अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। आज इसी वक्त सुभाष के साथ विदा होना है या अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखना है? अनीता जी के सख्त शब्दों पर रागिनी का दिल जैसे दहल उठा था। अब तो उसके पास कोई भी रास्ता बाकी नहीं बचा था। दिल पर पत्थर रखकर वो सुभाष के साथ विदा हो गई। सुभाष जो विदाई की बात करने ही आया था, अब सीधे विदाई लेकर ही लौट रहा था। विदाई से पहले रघुबीर रागिनी के पास आया था। रागिनी, मैं नहीं जानता माँ का ये फैसला तुम्हारे हक में अच्छा है या बुरा, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा नसीब अच्छा हो। रघुबीर ने दहलीज पर खड़ी बहन को विदा करते हुए आंसू भरी नज़रों से उसे दूर जाते देखा और उसके लिए दिल से ढेर सारी दुआएं निकाली। रास्ते पर दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही थी। सुभाष विंड स्क्रीन पर नजरें टिकाए बड़ी ही खामोशी और ध्यान से ड्राइविंग कर रहा था, और रागिनी बार बार अपनी उंगलियों को एक दूसरे में मरोड़ रही थी। उसे सुभाष की खामोशी डराने लगी थी। वो जानती थी जब एक औरत तलाक की बात करती है तो मर्द के दिल को एक गहरी चोट पहुंचती है। अब न जाने सुभाष उसे अपने साथ तो ले जा रहा है, लेकिन अब उसके साथ कैसा बर्ताव करेगा, ये सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। गाड़ी घर के पोर्च में लगाते हुए सुभाष ने गहरी सांस ली और खुद को संयत किया। दिमाग से सारी उलझनें हटाने की कोशिश की जो रागिनी को लेकर उसमें भर चुकी थीं। वो बुरी तरह अपसेट था। वो रागिनी से दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता था, उसकी इज्जत करता था। विदाई न लेने की वजह सब जानते थे, इसके बावजूद रागिनी ने अलग होने की बात कैसे कह दी? क्या वो नहीं जानती थी कि इस रिश्ते से पहले भी दोनों के बीच एक रिश्ता था, और वो था दिल का रिश्ता? क्या इतना आसान था अलग हो जाना? ये सवाल उसे पूरी तरह तोड़ रहा था। उतरो गाड़ी से और अंदर चलो, और हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो भी है ना उसे खुद तक सीमित रखना। वानी और मेरे घर वालों से कोई भी चर्चा मत करना और ना ही उन्हें कोई तकलीफ देना, वो ठंडे लहजे में बोला था। और रागिनी कड़वी सी मुस्कान हंस दी थी। आपके बाकी घर वालों का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बहन को मुझे अचानक यहाँ देखकर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। हो सके तो उसे संभाल लीजिएगा। वो गाड़ी से उतरी और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। सुभाष भी उलझता हुआ उसके पीछे चला गया। तुम यहाँ अचानक?
सीढ़ियां उतरती बानी ने उसे देखा तो एकदम से चौंक उठी थी। रागिनी ने एक तीखी नज़र उस पर डाली और सुभाष की ओर मुड़कर उसे देखा। इतने में संतोष जी भी आ पहुंचे थे। सुभाष बेटा, ये रागिनी यहाँ क्या कर रही है? तुम तो विदाई की बात करने गए थे ना, और अब इसे साथ ले आए? उन्होंने उलझकर पूछा था। विदाई हो गई है पापा, अब ये यहीं रहेगी। कल रिसेप्शन भी होगा और सबको पता चल जाएगा कि अब रागिनी इस घर की बहू बन चुकी है, सुभाष ने सपाट लहजे में कहा। रागिनी ने गहरी नज़र बानी पर डाली, जिसके चेहरे पर चट्टान सी कठोरता उभर आई थी। भाई, आपको रागिनी को ऐसे विदा नहीं कराना था। मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड है, बहुत धूमधाम से लेकर आते हैं इसे, वो सुभाष से लिपट कर बोली थी, मगर उसकी नज़रें रागिनी को जला रही थीं। रागिनी, रूम में जाओ। सुभाष का लहजा सर्द था, जबकि रागिनी चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। पापा, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। हालात ही ऐसे बन गए थे कि मुझे रागिनी को तुरंत लेकर आना पड़ा। अनीता आंटी की तबीयत भी अचानक बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए आज ही विदाई ले ली। नहीं बेटा, रागिनी तो तुम्हारी ही अमानत थी, जब चाहे घर ला सकते थे। किसी को कोई हक नहीं तुम्हें रोकने का। बस एक अरमान था कि बहुत धूमधाम से सब होता। चलो कोई बात नहीं, रिसेप्शन धूमधाम से कर लेंगे। खुश रहो। वानी बेटा, रागिनी पहली बार आई है, खाने का अच्छा इंतजाम कर लो। वो बहुत खुश थे। माया जी भी बहू के स्वागत को लेकर उत्साहित हो रही थी। बस खुश नहीं थी तो वो थी वानी, जो आंसुओं को छिपाकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी और आज एक बार फिर से प्रताप को याद करने लगी। आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। रागिनी को उसकी मोहब्बत मिल गई तो मुझे मेरी मोहब्बत क्यों नहीं मिली? मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? वो आंखें भींच कर भगवान से गिला कर रही थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि उसका भगवान उससे बेखबर नहीं था। वो उसकी हर तकलीफ से परिचित है। अगर उसने उसकी आंखों में आंसू दिए हैं तो यकीनन उन आंखों में खुशियों की चमक भी देगा। लेकिन वो तो अपने भगवान से ही नाराज हो बैठी थी। प्रताप के शहीद हो जाने के बाद और अब जब वो रघुवीर की पत्नी थी, किसी और को सोचना उसके लिए सही नहीं था। मगर उसके भीतर तो नेगेटिविटी आ गई थी। वो न जाने सबको कहाँ से कहाँ ले जाने वाली थी। रात के खाने पर अच्छा खासा इंतजाम था। संतोष जी और माया जी ने उससे बहुत अच्छे से बातचीत की थी। बानी बस खामोश नज़रों से उन दोनों को देखती जा रही थी। उसके चेहरे पर भले ही कुछ न था, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रही थी। जब सुभाष रूम में आया तो रागिनी सोफे पर बैठी हुई थी। जब से वो इस घर में आई थी, एक बार भी सुभाष ने उससे बात नहीं की थी और ना ही कमरे में आया था। रागिनी खाली खाली निगाहों से कमरे को देख रही थी, जहाँ सूखे फूलों की लड़ियाँ अब भी बेड के हेडबोर्ड से लटक रही थीं। उसकी आंखों के कोने गीले हो गए थे। उसे रह रहकर वो रात याद आ रही थी जब सुहाग की सेज सजाने की बजाय वो अस्पताल के बेड पर पहुंच गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। मगर सवाल ये था कि 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी सुभाष ने इस कमरे की सफाई क्यों नहीं करवाई थी। कमरे के फर्श पर भी सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। यहाँ तक कि बेड की चादर पर भी पत्तियां बैसी की बैसी थीं, जैसे किसी ने इस बिस्तर को छुआ ना हो। यानी सुभाष ने बिस्तर को अब तक इस्तेमाल नहीं किया। वो इन्हीं सोचों में डूबी हुई थी कि सुभाष कब कमरे में आया, उसे पता ही नहीं चला। जब वो आगे बढ़कर सेज उतारने लगा तभी रागिनी का ध्यान उसकी ओर गया था। आपने इतने दिन से इसे ऐसे ही क्यों छोड़ रखा था? ना चाहते हुए भी उसके पास जाकर सवाल कर बैठी। पता नहीं, वो उसे बिना देखे जवाब दे रहा था और फिर एक ही बार में सेज उतारता बाहर निकल गया। अब बिस्तर पर सिर्फ इधर उधर कुछ सूखे फूलों की पत्तियां बची थीं। रागिनी उन्हें इकट्ठा करने लगी। रहने दो, धन्नो आकर साफ कर देगी, मैं बोल देता हूँ। वो पीछे से बोल पड़ा। नहीं, मैं कर देती हूँ। इतना सा काम करने में कौन सी मेरी नाक घिस जानी है, वो बीजी से अंदाज में बोली। सुभाष खामोश रहा और नहाने के इरादे से बाथरूम में चला गया। जब वापस आया तो कमरा बिल्कुल साफ हो चुका था और वो खुद ड्रेसिंग रूम में थी। मेरे कपड़े नहीं हैं यहाँ पर, वो परेशानी से उसके पास आकर बताने लगी। वो अपने बाल सुखाते हुए हैरान हुआ। यहीं है सब सामान, ध्यान से देखो। कहाँ जाएगा? जाकर कबर्ड चेक करो। शादी के दिन ही सारा सामान आकर यहाँ पर सेट हो गया था। इसी कमरे में रखवाया गया था, कपड़े, ज्वेलरी, शूज़, बैग, मेकअप, सब कुछ। और वो सब खुद सुभाष ने अपने हाथों से रखवाया था। लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। सुभाष को एक झटका लगा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों एक साथ पलटे। दरवाज़ा खुला और बानी अंदर आते हुए धीमे से मुस्कुराई। वो मैंने सॉरी कहना था। दरअसल मैंने रागिनी के सारे कपड़े और चीज़ें ज़रूरतमंदों में बांट दी थी।
सोचा था जब भाई तुम्हें विदा करवा कर लाएंगे तो सब कुछ नया दिलवाएंगे, तुम्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन तुम तो यूं ही अचानक अचानक आकर हम सबको सरप्राइज कर गई हो। वो अपनी तरफ से हल्के फुल्के लहजे में बात कर रही थी, लेकिन उसमें छुपी नफरत को रागिनी ने बखूबी महसूस किया था। रागिनी नहीं, भाभी। सुभाष ने बानी की बाकी सारी बातों को अनसुना करते हुए कहा, कोई बात नहीं बानी, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने कर दिया, इट्स ओके। रागिनी ने ये बात तो कह दी थी, लेकिन रागिनी का दिल बहुत दुखा था। उसने अपने हाथों से एक एक चीज़ बहुत प्यार से खरीदी थी, कीमती भी थी और मनपसंद भी, और बानी ने वो सब बिना किसी झिझक के किसी और को दे दिया था। ओके भाभी। अच्छा भाई, आप भाभी को बाजार लेकर जाना और उन्हें ढेर सारी शॉपिंग भी करा देना, वरना कहीं ऐसा न हो कि भाभी दिल ही दिल में मुझे कोसती रहें। वो अफसोस जताते हुए बोली, मैं ऐसा क्यों करने लगी बानी? मेरे लिए इंसानों की वैल्यू ज़्यादा है, उनके जज्बात और उनके एहसासों की। ये बेकार की चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, और ये तुम भी अच्छे से जानती हो। रागिनी ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, जानती हूँ, बहुत बड़ी दयालु हो तुम। तुम्हारा बस चले तो सब कुछ दान कर दो। खैर मैं चलती हूँ, काफ़ी रात हो चुकी है, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। वो कहते हुए जा चुकी थी, जबकि रागिनी अभी तक उसके अंदाज और शब्दों से स्तब्ध थी। ये वही वाणी थी जो कभी उसकी एक छोटी सी तकलीफ पर बेचैन होती थी और आज उसे खुद से दूर कर रही थी। क्यों आखिर? वो ऐसी तो नहीं थी। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। वो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती रही। एक बार भी वाणी ने फ़ोन पर उसका हाल नहीं पूछा और न घर आई, बल्कि आज आमना सामना हुआ तो एक बार भी नहीं पूछा कि कैसी हो। और दूसरी ओर सुभाष का भी हाल कुछ अलग नहीं था। उसने भी जैसे बात करना छोड़ दिया था, और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए रागिनी ने इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात कही थी, पर उसने ये किसी को नहीं बताई थी। क्या उसके अपने घर वाले नहीं जानते थे? वो बिना कहे क्यों नहीं समझ पाए थे उसे? रागिनी ने सिर झटकते हुए गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। देखा, सुभाष बिल्कुल उसके पास खड़ा था, सिर्फ 1 इंच के फासले पर। उसे इतना करीब देखकर उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो उसके चेहरे को गौर से देखने लगी और उसके नक्शों में इस कदर खो गई थी कि एक पल को सब कुछ भूल गई। उसे सिर्फ यही याद रहा कि उसके सामने खड़ा वो खूबसूरत शख्स उसका इश्क था। बिना सोचे समझे रागिनी के हाथ उठे और वो सुभाष के चेहरे को अपने हाथों से छूने लगी। शायद उसे यकीन नहीं था कि वो अब उसकी ज़िंदगी में पूरी तरह दाखिल हो चुका है। इस रिश्ते की डोर अब टूट नहीं सकती थी। वो गुस्से में इस रिश्ते को ख़त्म करने की बात तो कह चुकी थी, लेकिन उसके दिल पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। अब जब वो सुभाष के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से थी, सारी दूरियां मिट चुकी थीं, तो शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथों से सुभाष के चेहरे को छूकर महसूस किया और फिर बिना सोचे समझे जरा सा पंजों के बल ऊपर होते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। सुभाष ने आंखें बंद करते हुए उस नरम स्पर्श को अपनी रूह में उतरता हुआ महसूस किया। आज रागिनी ने जो भी सख्त शब्द कहे थे और जिनके कारण सुभाष अंदर ही अंदर जल रहा था, इस नरम एहसास ने उसकी सारी आग को कुछ हद तक शांत कर दिया था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें सुभाष ने अपनी उंगलियों से छुआ था। रो क्यों रही हो? इस विदाई का मलाल है क्या तुम्हें? वो सर्द लहजे में बोला। तो रागिनी ने दुख से आंखें बंद कर लीं और अपना सिर नीचे की ओर झुका लिया। फिर किस बात का गम है तुम्हें जो आंसू बहा रही हो? एक बात पूछूं सुभाष? अचानक बोली। वो टूटी बिखरी सी लग रही थी। अगर मैं मर जाती तो क्या मेरी चिता को अग्नि देने आते, या फिर वो भी नहीं करते? पूछते हुए वो हिचकियों से रो पड़ी थी। उसके इन शब्दों ने सुभाष का दिल जैसे मुट्ठी में जकड़कर मसल दिया था। उसने एक झटके से उसके बालों के पीछे हाथ रखा और उसका चेहरा बालों से पकड़ते हुए अपने चेहरे के बेहद करीब किया। बहुत शौक है ना तुम्हें मरने का? तो मरने के और भी तरीके हैं। ऐसे ही अपनी जली कटी नफरत भरी बातों से मेरे अंदर जुनून भरती रहो, और जब वो जुनून तुम्हारे इस नाजुक वजूद पर उतरेगा तो तुम वैसे ही मरने के करीब हो जाओगी। कहते हुए वो बड़ी शिद्दत से उसके नरम होठों पर झुका था और अपने होठों से उसके होठों का नरम स्पर्श महसूस करने लगा। धीरे धीरे वो उसके लबों पर पूरी शिद्दत से बिखरता चला गया। रागिनी के रोंगटे खड़े हुए थे। सुभाष! वो खुद को दूर धकेलती गहरी सांसें लेने लगी, लेकिन सुभाष ने अगले ही पल फिर से उसे अपने पास खींचा था। खबरदार, 1 इंच भी अपनी जगह से हिली तो यहीं पर जान ले लूँगा तुम्हारी। बहुत तकलीफ़ दी है तुमने मुझे, और अब दोबारा मुझे छोड़ने की बात करके मुझे आग पर घसीट रही हो। वो पूरी शिद्दत से उसके लबों का जाम पी रहा था। सुभाष! सांस नहीं आ रही मुझे, वो मुश्किल से बोली थी,
लेकिन सुभाष अब जुनून में था और रागिनी को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। वो बेबस होती निढाल से उसकी बाहों में झूल गई। सुभाष बड़ी नरमी से उसके होठों से सांसें खींचने लगा और उसे सांसें देने की कोशिश करने लगा। रागिनी जैसे बरसों से इन सांसों के लिए प्यासी बैठी थी, तड़प रही थी। उसकी आंखों से मोती जैसे आंसू गिर रहे थे और दिल की रफ्तार डबल हो चुकी थी। धीरे धीरे सुभाष के इस एहसास में नरमी आने लगी और उसकी धड़कनें सामान्य होने लगीं। उसने सुभाष के कॉलर को कसकर थाम लिया और धीरे धीरे उसकी सांसों में अपनी सांसें मिला दी। आह सुभाष, वो उसके लबों पर कट देता पीछे हटा तो वो तड़प उठी। क्या हुआ, इतनी तड़प क्यों रही हो? वो उसके होठों पर दिए गए अपने प्यार की निशानी को देखते हुए बोला, जबकि चेहरा बिल्कुल शांत था। आप बहुत गंदे हैं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। वो रुख बदलती बिस्तर की ओर बढ़ी तो सुभाष ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। इस बिस्तर पर 2 हफ्तों से नहीं सोया हूँ मैं तुम्हारे बिना, तो फिर तुम कैसे सो सकती हो मेरे बिना? उसके कानों में फुसफुसाते हुए वो धीरे से बोला था। पर मेरी गलती नहीं थी सुभाष, आपने ही तो मुझे छोड़ दिया था दुल्हन बनाकर। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर बैठी, जबकि सोच रखा था कोई शिकायत नहीं करेगी। सुभाष ने गहरी सांस लेकर उसे फिर से अपने पास घुमा लिया। जानती हो उस वक्त क्या हालात थे, फिर भी ये शिकायत कर रही हो? कितने दर्द से गुजरा हूँ मैं, पर मुझे तुम पर यकीन था कि तुम मुझे समझोगी। यहाँ बसाया है तुम्हें, अपने दिल की ओर इशारा करता हुआ बोला था और रागिनी उसके शब्दों की जादूगरी में खो गई थी। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, जो तकलीफ मुझे दी थी वो भी कम नहीं थी रागिनी। मैं भी बहुत तड़पा था, तुमने मुझे तोड़ कर रख दिया। कितनी आसानी से तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कह दी। तुम जानती हो, जब मुझे पता चला तुम हॉस्पिटल में हो, तुम सोच भी नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या हालत हो गई थी। तब भी आप मिलने नहीं आए। एक और शिकवा कर बैठी तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। आया था उसी वक्त, लेकिन मुझे कमज़ोर मर्द कहकर लौटा दिया गया। कहा गया कि मैं अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं ले सका, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि उस इंसान के दिल पर क्या बीत रही है। पर कोई क्यों सोचेगा, मर्द रोता नहीं ना कि उसके दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सके। लेकिन मर्द को भी तकलीफ होती है, उसे भी दर्द होता है। मर्द इसलिए नहीं रोता कि वो बहुत मजबूत होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे मजबूत बनना होता है, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनों के लिए। उस दिन तुम्हें और बानी में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था, पर मैंने बहन की हालत देखते हुए उसकी बात मान ली और अंदर ही अंदर खुद को 1000 मौतें मारा था। मुझे यकीन था कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी समझे, लेकिन मेरी रागिनी मुझे समझेगी। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है और यही उम्मीद टूट गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ सुभाष, आप मुझे यूँ दुल्हन बनाकर जो छोड़ गए थे, मेरे बस में नहीं था कि मैं सहन कर पाती। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आप पर भरोसा था कि आप सिर्फ मेरे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। मतलब दोनों ही मोहब्बत में नाकाम ठहरे। वो एक धीमी सी मुस्कान हंसा था, शायद वो भी आंसू पोंछ कर हंसी। फिर क्या किया जाए? वो अब बहुत नरमी से उससे पूछ रहा था। सुबह सोचेंगे, अभी तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। क्या आपके बिस्तर पर सो जाऊं? वो उसके बिस्तर की ओर इशारा करते हुए बेहद मासूमियत से बोली थी। सुभाष ने धीरे से उसके होठों पर दिए अपने जख्म पर अंगूठा रखा और नरमी से मसल दिया। मेरे बिस्तर पर मेरी मर्जी चलेगी, जैसे मैं चाहूँगा वैसे सोना पड़ेगा तुम्हें। वो उसके करीब एक कदम आगे बढ़ा था और उसकी सांसें सूख गईं। वो मैं सुभाष उसके होठों की तरफ एक बार फिर से झुकने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसके होठों पर फिर से एक मोहब्बत की निशानी देता, रागिनी ने उसके होठों पर अपनी हथेली जमा दी थी, जो आज कुछ ज़्यादा ही शरारत पर उतर आए थे। उसके इस मासूम हरकत पर सुभाष के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। डर रही हो मुझसे? वो अपने बालों में हाथ फेरता धीरे धीरे उसके करीब बढ़ा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर गया, जबकि वो पीछे हटते हटते एकदम बिस्तर पर लड़खड़ा कर गिरी थी। सुभाष ने उसके दोनों तरफ अपनी हथेलियां टिकाईं और उस पर जरा सा झुका तो वो रुक गई, यहाँ तक कि उसने अपनी सांसें भी रोक ली थीं। रागिनी, क्या तुम मुझे इतना हक दोगी कि मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, तुम्हारी सांसों से भी, तुम्हारी धड़कनों से भी ज़्यादा करीब हो जाऊं? वह गंभीर खुमारी भरे अंदाज में बोला, जिससे रागिनी कांपने पर मजबूर हो गई। तुम ठीक तो हो ना? ये माथे पर पसीना क्यों? इतना घबरा क्यों रही हो? वो एकदम पीछे हटा था। उसका यूँ घबराना सुभाष को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और आराम से बिठाया, फिर उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए।
रागिनी ने भी गहरी सांस ली थी। मैंने तलाक की बात कही तो आपको गुस्सा आया होगा ना? वो दिल की बात जबान पर ले आई। नहीं, वो साफ दिल से कहता। उसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझाने लगा। आपको देखकर तो यही लग रहा था। और फिर आपने जिस तरह माँ से विदाई की मांग की थी, मुझे यही लगा कि आप घर ले जाकर मुझे। जबकि वो उसे गहरी निगाहों से देखने लगा। क्या लगा तुम्हें कि घर लाकर जबरदस्ती तुमसे अपना हक वसूल करूंगा? अपनी नफरत, अपना जुनून तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद पर निकाल दूंगा। वो बात अधूरी छोड़ गई थी तो उसकी बात को सुभाष ने पूरा किया था। तो मुझे ऐसा समझती हो तुम? वो अफसोस से सिर झटक कर बोला था। आई एम सॉरी सुभाष। वो सुभाष के बाजू से चिपकती आंखों में आंसू लिए बोली। तो वो उसके यूं पास आने पर सब कुछ भूल गया था। उसे और भी करीब करता, धीरे से उसके होठों को अपने होठों में लेता, फिर से उसे मचलने पर मजबूर कर गया। वो एकदम पैनिक हुई तो उसने धीरे से सरगोशी की। जस्ट रिलैक्स, बेफिक्र रहो। मुझे अपने जज्बातों पर कंट्रोल करना आता है। ये छोटी मोटी शरारतें हैं बस। बाकी इस मामले में तुम बहुत लकी हो। तुम्हें एक सेल्फ कंट्रोल बंदा मिला है। वो पीछे बिस्तर पर हथेलियां टिकाकर उसे प्यार से देखते हुए बोला था। रागिनी जरा सा मुड़ती उसके करीब हुई। और अगर मैं कहूँ कि ये बंदा खुद पर कंट्रोल ना करे तो? वो उसके सीने पर दोनों हथेलियां जमाती उसे गहरे हैरत के समंदर में डुबो चुकी थी। सुभाष के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कान आई तो रागिनी ने शर्माकर उसका चेहरा अपने सीने में छुपा लिया। सुभाष ने लाइट ऑफ करते ही उसे अपनी बाहों में समेट लिया और रागिनी ने भी पूरे दिल से इस रिश्ते की शुरुआत करते हुए सुभाष को अपना सब कुछ सौंप दिया था। सुभाष और रागिनी के रिसेप्शन के बाद रघुवीर को वापस गए पूरा एक हफ्ता हो चुका था। एक बार भी वो किसी से संपर्क में नहीं आया था। अनीता जी एक बार फिर से अकेली पड़ रही थी। दिन में रागिनी चक्कर लगा लिया करती थी, जबकि सुभाष के पापा संतोष जी ने तो ये तक कह दिया था, बहन जी आप हमारे घर आकर रह सकती हैं। पर वो अपना घर छोड़ने को राजी ना हुई, बल्कि उन्होंने अपनी एक नई मांग रख दी। जैसे इस बार रघुवीर वापस आता है, हम बानी की विदाई करवा लेंगे। संतोष जी ने इस बार बानी से बात किए बिना ही हामी भर दी। और जब ये बात बानी को पता चली तो वो गुस्से से रागिनी के कमरे में जा पहुंची थी। वो अभी अभी शावल लेकर निकली ही थी कि बानी को देखते ही थम सी गई। दोनों में बातचीत ना के बराबर होती थी। बानी तो तंज कसने से बाज नहीं आती थी, लेकिन रागिनी का दिल भगवान ने बहुत बड़ा बनाया था। वो उसकी हर बात चुपचाप सुन लेती थी। तुम और तुम्हारा भाई किस मिट्टी के बने हो? इतनी बेइज्जती के बाद भी रिश्ता बनाए हुए हो। कोई इज्जत वाला होता तो कब का रिश्ता ख़त्म कर चुका होता। बल्कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। तुम खुद ज़बरदस्ती आकर इस घर में बैठ गई हो और अब तुम्हारा भाई भी मुझसे ज़बरदस्ती विदाई करने की जल्दी मचा रहा है। तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं कभी भी रघुवीर के साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही उस घर में जाऊँगी जहाँ मेरे प्रताप की यादें हैं। आखिर में बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रागिनी तो एकदम दंग रह गई। आज उसे पता चला कि बानी के दिल में क्या चल रहा था। वो सबसे क्यों दुश्मनी निभा रही थी। वो चाहती थी कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। रागिनी ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। मेरी बातों को ड्रामा मत समझना रागिनी। मर तो सकती हूँ लेकिन अपने प्रताप के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो पलट गई थी। प्रताप भाई अब इस दुनिया में नहीं है बानी, और उनकी दुनिया से जाने के बाद तुम्हारा उनसे कौन सा रिश्ता बचता है? जबकि तुम भूल रही हो कि तुम अब रघुवीर भाई के नाम के साथ जुड़ चुकी हो, उनकी पत्नी हो, और उनके अलावा किसी और का नाम लेना पाप है और तुम ये पाप रोज करती हो। रघु भाई को आने दो, इस बार मैं खुद कहूँगी उनसे कि तुम्हें विदा करा कर ले जाएं। रागिनी उसके सामने आते हुए मजबूत अंदाज में बोली तो बानी के होंठ हिले। तो मेरी बद्दुआ है कि वो कभी लौट कर ना आए। बानी। रागिनी की आवाज़ में एक तड़प थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जबकि बानी वहाँ से निकलती चली गई और रागिनी वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। आज उसे शिद्दत से अपने भाई प्रताप की याद आने लगी थी। कैसे वो उसके एक इकलौते भाई के लिए भी बद्दुआ निकाल कर चली गई थी। हे भगवान, मेरे रघु भैया को अपनी कृपा में रखना, उन पर दया करना। एक भाई तो तूने ले लिया, उन्हें शहीद होने का सम्मान मिला, कभी तुझसे शिकवा नहीं किया। लेकिन मेरे भगवान, मेरे दूसरे भाई पर कभी आजमाइश मत लाना। वो मेरी माँ का इकलौता सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। वो तड़प तड़प कर रो पड़ी थी। अंदर आते हुए सुभाष ने उसे हिचकियों से रोते देखा तो अपना लैपटॉप एक तरफ फेंकते हुए उसकी ओर बढ़ा था। रागिनी मेरी जान, क्यों रो रही हो ऐसे? वो उसे अपने साथ लगाते हुए पूछने लगा तो वो उसके गले लगकर और भी तेजी से रो पड़ी। प्लीज़
रघु भैया को वापस ले आओ, मुझे उनकी याद आ रही है, मेरा दिल घबरा रहा है। 2 दिन से बात भी नहीं हो रही, कोई कांटेक्ट नहीं, प्लीज उनको ढूंढ कर ले आओ। वो हिचकियों से रोती हुई बोलती चली जा रही थी। अच्छा रो मत, मैं कल सुबह ही पता करता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ उन्हें ढूंढूंगा और बात भी करवा दूंगा तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। उसके आंसू पहुंचता हुआ वो उसके माथे पर अपने होंठ रख गया। उसके बाद से रागिनी का मन कुछ हद तक संभल गया था, लेकिन जैसे ही उसे बानी की बातें याद आती उसके सीने में दर्द की एक तेज लहर उठती थी। और वही हुआ जिसका डर था। रघु को कंधे के पास गोली लगी थी, जिसकी वजह से वो अस्पताल में था और उन लोगों से उसका कांटेक्ट भी टूट गया था। घर पर किसी को खबर भी नहीं दी थी, क्योंकि खुद रघु ने ही मना कर दिया था। लेकिन सुभाष ने अपने स्तर पर उसका पता लगवा लिया था और ये बात अब पूरे खानदान में आग की तरह फैल चुकी थी कि रघु को गोली लगी है। जितने मुंह उतनी बातें शुरू हो गई थीं। कुछ ही दिनों में रघु छुट्टी पर घर आ चुका था। अनीता जी ने तो रो रो कर अपना हाल खराब कर लिया था। कितनी ही देर तक वो उसके पास बैठी रहीं, उसके सारे काम अपने हाथों से करती। माँ को अपना इस कदर दीवाना देख वो बस धीरे से मुस्कुरा देता, पर वो क्या जाने माँ बाप के दिलों को औलाद के लिए किस कदर पागल होते हैं। और ये सब कुछ तब महसूस होता है जब वो खुद माँ बाप बनते हैं। संतोष जी और सुभाष ने बहुत साथ दिया था उनका, बल्कि हर पल साथ देते थे। रागिनी कुछ दिनों के लिए यहीं आ गई थी और वो भी रघु की इस हालत पर बहुत रोई थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि उसका भाई सही सलामत है। इस सब के दौरान बानी एक बार भी रघु का हाल पूछने नहीं आई थी। खानदान की और औरतें भी रोज रघु को देखने आ रही थीं। कितनी मनहूस लड़की है, पहले बड़े भाई को खा गई, अब छोटे भाई के सितारे गर्दिश में हैं। भगवान ऐसी अपशगुन लड़कियों से बचाए हमारे बच्चों को। एक औरत जो बिना सोचे समझे बोलती चली गई थी, जबकि रघु और रागिनी तो एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। 1 मिनट, ये क्या बात कर रही हैं आप? कौन है अपशगुन, कौन है मनहूस? ये बेकार की बातें मत करें, आपकी कृपा होगी कि आप यहाँ से चले जाएं। रागिनी शांति से लेकिन ठोस लहजे में बोल पड़ी थी। अरे बेटा, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? जो पूरा खानदान बोल रहा है वही मैंने बोल दिया। भगवान झूठ ना बुलाए, मैं कोई बात पीठ पीछे नहीं बोलती। जो बात होती है सीधे मुंह पर डंके की चोट पर बोलती हूँ। वो औरत तो एकदम शुरू हो चुकी थी, जबकि उनके साथ आई औरतों ने भी उन्हें चुप कराने की कोशिश नहीं की थी। मेरा भाई बहुत खुशकिस्मत है जो भगवान ने उसे शहीद होने का सम्मान दिया, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। और भगवान ने चाहा तो मुझे भी ये सम्मान जरूर मिलेगा। इसके लिए आप किसी दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकती। रघु की धीमे और नरम लहजे में कही गई बात पर सब औरतें अपना मुंह लेकर रह गई थीं और फिर धीरे धीरे उठकर चली गईं। दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजे की दहलीज पर बानी को खड़ा देखा। वो आंखों के इशारे से बात करती बाहर निकल गई। वो आज दिल बड़ा करके यहाँ आई थी। वो दिल ही दिल में रघु की हालत का खुद को जिम्मेदार समझ रही थी। उस दिन रागिनी से कहे अपने शब्दों के बाद उससे सुकून नहीं मिला था। अपनी बात कहकर वो बुरी तरह पछताई थी। उसे प्रताप के साथ अपनी आखिरी मैसेंजर पर हुई बातें याद आने लगी थीं। कैसी हो बानी? मैं ठीक हूँ प्रताप, आप कब आएंगे? यहाँ तो हालत बहुत ख़राब है, अभी मुश्किल है। प्रताप, आपको पता है ना हमारी शादी है और कुछ ही दिन रह गए हैं। मिसिंग यू। साथ ही वो रोने वाला इमोजी भी भेज रही थी। बानी मेरी जान, पहले फ़र्ज है इस देश के लिए मेरा, बाकी सब इसके बाद। जानती हो ना मेरा जुनून। वो बस दुआ करना, तुम बस दुआ करना कि भगवान मुझे या तो शहीद का सम्मान दे दे या फिर मैं विजयी होकर लौटूं। आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। वो उसे दिल से तसल्ली दे रही थी। शॉपिंग कर ली शादी की? हाँ जी, बस अब दुल्हन का ड्रेस लेना है। यार हसरत है तुम्हें देखने की, सोचता हूँ शादी कर ही लेता। तुम्हें दुल्हन बने देखने की हसरत दिल में लेकर न जाना पड़ता। प्लीज़ प्रताप, ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल दुखता है। बानी, खुद को हर चीज़ के लिए तैयार रखो। ये ज़िंदगी तो बस पानी के बुलबुले की तरह है और मौत तो हर किसी को आनी है। भगवान की मर्जी के आगे कभी किसी की चली है। अच्छा ठीक है बाय, मैं कल बात करूँगा। अभी हमें और आगे बढ़ना है। अपना ख्याल रखना और अपनी दुआओं में याद रखना। ये उसका आखिरी मैसेज था और फिर उससे कांटेक्ट टूट चुका था। न कोई मैसेज, न कोई कॉल। और फिर वो एक बंद ताबूत में घर पहुंचा था। भगवान ने उसकी सुन ली थी और वो शहीद हो गया था। बानी, वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, शर्मिंदगी के, दुख के, अपनी गलतियों को समझने के। रागिनी उसकी हालत देखते हुए समझ गई थी और जब किसी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए
तो उसे बार बार नीचा नहीं दिखाना चाहिए और ना ही उसे जताना चाहिए। रघु भैया तुम्हें बहुत याद कर रहे थे। कुछ देर पहले भी उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम बैठो यहीं, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। वह जानबूझकर वहाँ से उठकर बाहर चली गई थी ताकि वो दोनों एक दूसरे को वक्त दे सकें। कैसी हो? रघु ने उसे सर झुकाए बैठे देखा तो खुद ही पूछ लिया। बानी ने सर उठाकर उस महान इंसान को देखा। क्या कुछ नहीं बोला था उसे। वो जुबान से एक शब्द भी नहीं बोला था, बस खामोशी से उसके सारे नस्तर दिल पर पैबस्त करता चला गया। ये तो मुझे पूछना चाहिए आपसे, वो आंसू पोंछते हुए बोली। अब तुम्हें रोने से फुर्सत मिलेगी तो पूछोगी ना। प्लीज ये गिलास में पानी तो पकड़ा दो, वो एक हाथ से टेबल की ओर इशारा करते हुए बोला। तो बानी ने फौरन उसे पानी का गिलास थमाया और इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा सा और करीब हो गए थे, लेकिन अगले ही पल वो घबराकर पीछे हटी थी। डोंट वरी बानी, मुझे किसी और की चीज़ों पर हक जताना नहीं आता। तुमसे शादी की वजह तुम भी जानती हो और मैं भी, यहाँ तक कि इस रिश्ते की उम्र भी शायद कम है। सो यू डोंट वरी, जब चाहोगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। आपको भी यही लगता है ना कि मैं मनहूस हूँ? वो उसकी बात काटते हुए शिद्दत से रो पड़ी। वट रविश वानी, तुम जानती हो मैं इतनी छोटी सोच का मालिक नहीं हूँ, वो थोड़ा गुस्से में बोला था। फिर आज़ाद करने का क्यों कह रहे हैं? मैं इतनी बुरी हूँ क्या कि माफ़ी भी नहीं मिल सकती? वो गालों को हाथों से रगड़कर साफ करती मासूमियत से बोली। वो सच में बहुत मासूम थी, लेकिन वक्त और हालात ऐसे गुजरे, या तो दिल सब्र कर जाता है या फिर उसमें जहर भर जाता है, और बानी से सब्र न हुआ बल्कि उसके दिल में जहर भर गया था। ये तो तुम्हारी ख्वाहिश है। भूल गई जाने से पहले क्या कहा था? वो आखिरी मुलाकात याद करवा रहा था जो रागिनी की विदाई रुक जाने के बाद हुई थी। किसी भूल में मत रहिएगा मिस्टर रघुवीर, मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ प्रताप की थी और उसी की रहूंगी। कभी भूल कर भी विदाई का नाम मत लेना मेरे आगे, वरना आपकी बहन का घर बसा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने शब्द याद करके वो सर झुका गई थी। आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया था, माफ़ कर दें। वो कानों को हाथ लगाकर बोली तो रघु के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। जाओ, माफ़ किया, तुम भी क्या याद करोगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस पर एहसान करता हुआ वो एक शर्त रख गया। कैसी शर्त? वो जो खुश हो रही थी एकदम चौंक उठी। शर्त ये है कि अब इस जख्मी बेबस इंसान की सेवा उसकी पत्नी करेगी, कोई और नहीं। बोलो मंजूर है? मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, वो धीरे से बोली। आप अब अकेले नहीं जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे मुझे साथ लेकर जाएंगे। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है कि तुम्हें खो सकूं। वो कहते कहते रो पड़ी थी। जो उसकी बात पर हंसने वाला था उसकी आखिरी बात पर एकदम संजीदा हो गया। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसकी फैली हथेली देखकर उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। रघु ने एकदम झटके से उसे अपनी ओर खींचा था और वो सीधी उसके ऊपर जा गिरी। खुद को उसे टच होने से बचाती उसकी आंखों में देखने लगी, जहां मोहब्बत, चाहत, इज्जत का एक जहां आबाद था। खुद को मजबूत बनाओ बानी, और ख़ुद को हर चीज़ के लिए तैयार रखो। शहादत हर किसी के नसीब में नहीं होती, इसीलिए भगवान कुछ ही लोगों को इसके लिए चुनता है, और ये तोहफा हर एक के नसीब में नहीं आता। प्रताप भाई आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, इस देश के दिल में जिंदा हैं, क्योंकि शहीद मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। वो धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए उसे समझा रहा था, और उसका दिल धीरे धीरे सुकून पाने लगा था। शाम तक संतोष जी, माया जी और सुभाष भी पहुंच गए थे। बानी ने रागिनी के साथ मिलकर रात के खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। रागिनी को बानी में पहले वाली झलक दिखाई दी तो वो खुश हो गई थी। सबने एक अच्छे माहौल में खाना खाया। अनीता जी ने अपने घर में इतने समय बाद खुशियों की रौनक, चहल पहल देखी तो वो काफ़ी खुश नजर आ रही थी। शादी की बात भी छिड़ गई तो रघु के ठीक होते ही शादी की तारीख तय कर दी गई थी, लेकिन बानी को इस बात पर ऐतराज़ था। उसके ऐतराज़ पर सबने सवालिया नज़रों से बानी को देखा था। पापा, रघु को मेरी ज़रूरत है। रघु के ठीक होने के बाद मैं उसकी ज़िंदगी में आना नहीं चाहती, बल्कि उससे पहले ही आना चाहती हूँ। मैं यहीं रहना चाहती हूँ और रघुवीर की सेवा करना चाहती हूँ। सब लोगों ने हैरत से उसे देखा। बानी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर सब लोग सकते में चले गए थे। रघुवीर भी हैरान था। उसने तो ऐसे ही मजाक में कहा था, और वो पागल सबके सामने यूं ही बैठे बिठाए अपनी विदाई ले रही थी। बेटा, मैं चाहती हूँ मेरी बहू दुल्हन बनकर इस घर में पूरे सम्मान और मान के साथ आए। अनीता जी की बात पर वो बुद्धिमता से मुस्कुराया तो वो भी शर्माकर रघुवीर को देखने लगी। उसी की फरमाइश पर तो वो सबके बीच बोल पड़ी थी, और उसकी जानलेवा मुस्कुराहट पर
वो उसकी शरारत समझ गई थी, लेकिन उसके लिए यही बहुत था कि वो उसका था। दिल ने पहली बार उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया था, और ये सब भगवान की तरफ से हुआ था। वो जब चाहे जिसे चाहे मोहब्बत जैसे तोहफे से माला माल कर सकता है। आज जब किसी ने मनहूस शब्द उसके लिए जोड़ा तो वो अंदर से टूट गई थी, लेकिन उन दोनों बहन भाइयों ने जैसे उसका साथ देकर सामने वाले का मुंह बंद कर दिया था, ये देखकर उसके दिल से सारी बदगुमानी साफ हो गई थी। अपना तो वही होता है जो आपके खिलाफ कोई बात करे तो वहीं डटकर उसे जवाब दे, ये नहीं कि सुनकर आपको आकर बताए अकेले में। और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब रघुवीर और बानी 7 फेरों में बंध गए थे। हर किसी की आंखों में खुशी थी, लेकिन बानी की आंखों में कुछ और भी था, एक सुकून, एक भरोसा, और कुछ देर पहले रघुवीर द्वारा सिर पर रखे हाथ में छुपा एक वादा। अब तुम्हारी जिंदगी की हर रात सुकून से भरी होगी। शाम को जब विदाई हुई तो माया जी ने बानी को गले लगाकर कहा, आज मेरी बेटी सच में दुल्हन बन गई। बानी ने रोती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए रघुवीर की ओर देखा, जो उसका इंतजार कर रहा था। रघु ने उसका हाथ थामा और फिर गाड़ी की ओर बढ़ गया। रात का वक्त था। कमरा हल्के गुलाबी और सुनहरे फूलों से सजा था। खिड़की से आती चांदनी कमरे को एक खास सुकून दे रही थी। बानी सिंपल लेकिन खूबसूरत ड्रेस में झुकी नजरों और कांपती पलकों के साथ बेड के किनारे बैठी थी। रघुवीर दरवाजा बंद करता धीरे धीरे उसकी ओर आया था। उसकी चाल में हिचक भी थी और अपनापन भी। मैं जानता हूँ बहुत कुछ सहा है तुमने, जबरदस्ती नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ, वो धीमे स्वर में बोला। बानी की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से रघु का चेहरा छुआ। अगर जबरदस्ती करते तो शायद मेरा दिल ना हिलता, लेकिन आपने मुझे इज्जत दी, इसीलिए मैं टूट कर आपकी हो गई हूँ। रघुवीर ने उसका हाथ अपने होठों से छुआ और बोला, तो क्या मुझे इजाज़त है तुम्हारे करीब आने की? बानी ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लीं, और ये खामोश इशारा रघुवीर के लबों पर एक मुस्कान बिखेर गया। रघुवीर ने उसके माथे को चूमा, एक लंबा सुकून भरा स्पर्श, जैसे वादा कर रहा हो कि ये रिश्ता अब सांसों से भी ज़्यादा करीब रहेगा। माथे से होता हुआ अब वो उसके होठों तक आया था और धीरे धीरे बड़े ही प्यार से उसके होठों की नरमी चुराने लगा। वो रघुवीर का कॉलर पकड़े उसके नरम स्पर्श को महसूस कर रही थी। दिल जोरों से धड़क रहा था। ऊपर नीचे होती उसकी मुलायम धड़कनें रघुवीर अपने सीने पर महसूस कर रहा था। उसके होठों को छोड़ता अब उसकी आंखों में झांक रहा था। बानी, तुम्हारी धड़कनों को महसूस करना चाहता हूँ, ये आवाज़ें अब मेरी होंगी। उसकी मुलायम धड़कनों को अपनी नरम पकड़ में लेता हुआ वो फुसफुसाकर बोला, तो बानी की रूह तक सिहर गई थी। वो उसके सीने से लग गई, जहाँ उसकी धड़कनें बड़ी तेजी से चल रही थीं। उसकी गर्दन को अपने होठों से छूता हुआ वो बुरी तरह बेखुद हुआ था और उसके पीठ पर बंधी नाजुक डोरियों को खोल दिया। प्लीज रघुवीर, लाइट तो बंद कर दें। वो शर्माती हुई उसके सीने में मुंह छुपाए धीरे से बोली थी। जलने दो, मैं तुम्हारे चेहरे पर फैलते शर्म के रंगों को देखना चाहता हूँ। तकिए पर लिटाता वो उसके ब्लाउज को अलग कर गया था और जज्बातों से कांपते होठ उसने बानी की दोनों धड़कनों के बीच की गहराई पर रख दिए थे। कमरे में गहरी गहरी सांसों की लय सुनाई दे रही थी। तभी बानी की धीमी सी आवाज़ आई थी, अब कभी छोड़कर मत जाना, वादा करो मुझसे। वो ऐसे नाजुक पलों में उससे वादा मांग रही थी। अभी तो वो उसकी जान भी मांग लेती तो हंसते हंसते दे देता। अपनी सांसों को संभालते हुए रघुवीर ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, तुम मेरी पूजा हो बानी, कोई पूजा कभी अधूरी नहीं छोड़ता। और उस रात 2 जिस्म के साथ साथ 2 आत्माओं का भी मिलन हो गया था। रागिनी, जो आज शादी के हंगामों से बुरी तरह थक चुकी थी, फ्रेश होकर बस थोड़ा सुकून पाना चाहती थी। जैसे ही बिस्तर पर लेटी, सुभाष ने उसे अपनी ओर खींचते हुए फुसफुसाकर कहा था, यार, हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो चुके हैं और अब तक कोई खुशखबरी नहीं। उसकी आवाज़ में शरारत थी मगर आंखों में गहरी चाहत। रागिनी ने आंखें तरेरी। सुभाष, इतनी जल्दी भी क्या है? वो होंठ फुलाकर नाराजगी से बोली, मगर उसकी मासूमियत सुभाष को और भी दीवाना कर गई। जल्दी है, बहुत है। मैं चाहता हूँ कि हमारे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजें, कम से कम 5 तो हों। सुभाष ने आंखें मटकाते हुए कहा और रागिनी की आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। 5? वो चौंकी और सुभाष एक ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अरे यार, मजाक कर रहा था, लेकिन ये तो सच है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और लगता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हुए वो उसकी सांसों के करीब आया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। रागिनी की नाजुक त्वचा पर जब सुभाष की हल्की दाढ़ी रगड़ी तो अंदर से उसका मन गुदगुदा उठा। खौले से मुस्कुराई, उसकी सांसें भी गुनगुनाने लगी थीं। सुभाष का एक हाथ
धीरे धीरे उसकी ब्लाउज की डोरियों से फिसला था और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रागिनी के दिल की धड़कनें तेज थीं, पर आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ यकीन था। तुम्हारी हर धड़कन अब मेरी है रागिनी, सुभाष ने प्यार भरे लहजे में कहा और उसकी खूबसूरत वजूद में डूबता चला गया। जवाब में रागिनी ने उसकी कमर में बाहें डाल दी और धीरे से फुसफुसाई, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ सुभाष, पूरी तरह। कभी रागिनी की खिलखिलाहट, तो कभी उसकी मदहोश सिसकियाँ, तो कभी सुभाष की खुमार में डूबी सरगोशियाँ। रात धीरे धीरे पिघलती जा रही थी और बंद कमरों के अंदर मोहब्बत की नई दास्तानें लिखी जा रही थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।